हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देखने वाले हैं। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार लिंक को शेयर करिए ताकि सारे बच्चे आ जाएं। ठीक है, देखो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, यानी कि 2024 में अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स, यानी कि जो ऐसे टॉपिक जिसके पूरे चांस है कि इस टॉपिक से चाहे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, दीर्घ क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को हम बस जानते हुए चलेंगे कौन सी टॉपिक हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ठीक है। तो इस चीज को जानने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस को देखेंगे कि हमारा सिलेबस जो है वो क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक, क्योंकि हमें चैप्टर नाम भी हमारे पता होने चाहिए कि नहीं हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर से हमें ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, ओके, तो तैयार है सभी लोग। चलिए देखो, सबसे पहले बेटा देखो, आपको अगर आपके 12th बोर्ड की बात करें, अगर आप 12th बोर्ड की बात करोगे कि कितने आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं आपके 12th बोर्ड में, है ना। तो 12th में जितने भी बच्चे 12th में हो, आप सभी को 5 यूनिट आपकी पढ़नी है। कितनी यूनिट आपको पढ़नी है? 5 यूनिट। तो सबसे पहली यूनिट आपकी क्या आती है बेटा? जनन की, है ना। सबसे पहले यूनिट आपकी क्या है? जो जनन की, यानी कि एक ऐसा यूनिट है जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के। और इस यूनिट से, यानी कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स आते हैं। ठीक है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में से इस यूनिट से पूछे जाते हैं। अब हालांकि देखो, यहाँ पे एक जो यूनिट है, यानी पहला चैप्टर जीवों में जनन वाला, अब ये जो चैप्टर बेटा है, किसी बोर्ड में ये चैप्टर कट गया है और किसी किसी बोर्ड में ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, ठीक है, किसी किसी बोर्ड में ये जो आपका जीवों में जनन वाला चैप्टर ये कट गया है पूरी तरीके से, यानी कि जैसे कि यूपी बोर्ड में ये चैप्टर क्या है, कट गया, नहीं पढ़ना। बाकी बिहार बोर्ड और कुछ ऐसे बोर्ड है जिसमें ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो जिसको पढ़ना होगा तो भी, जिसको नहीं पढ़ना होगा तो भी, यहाँ पे दोनों लोग ही बात हो रही। ठीक, अब दूसरा आपका आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि यह चैप्टर हमें बताता है कि जितनी भी पुष्पी पादप है, जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्स रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर आपका कौन सा आता है? मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या आता है? मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद चौथा चैप्टर आपका कौन सा आ जाता है बेटा? जनन स्वास्थ्य। यानी कि अगर आप इस यूनिट को, इस 4 चैप्टर को आप तैयार करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स आपके तैयार होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इस चैप्टर के पूरे टॉपिक को पढ़ो, मैं एक एक को बताऊंगी कि सिर्फ आपको किस पे ध्यान देने हैं। अगर आप उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपका चाहे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग होगा, दीर्घ होगा, जो भी जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उन सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा कर सकोगे। ओके, क्लियर है। आगे ये आपकी पहली यूनिट, तो इसमें किसी किसी में है भी और किसी किसी में क्या है, कट गया है, ये ध्यान देनी है। तो जिसमें है वो पढ़ेगा, जिसमें नहीं है वो साइड में रख देगा, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप सीयूटी में जाओगे, नीट में जाओगे, तो ये आपका चैप्टर नहीं कटा है, तो भाई बोर्ड एग्जाम के लिए साइड में रख देते हैं, लेकिन बाकी जो तैयारी हमें करनी है उसके लिए हमें इसको साइड में नहीं रखनी है। ओके, क्लियर। अब आता है दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट हमारी कौन सी है? दूसरी यूनिट में हमारे बेटे 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ये होता है बेटा वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास। ये 3 चैप्टर जो है, हालांकि आप किसी बच्चे को होगा कि मैम विकास तो कट गया है, बेटा ये कोरोना के टाइम में जब आपका 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो उसमें ये विकास चैप्टर कट गया था, लेकिन अब आपका ये चैप्टर वापस से आ गया। क्यों आया है? क्योंकि अगर आप पूरे बायोलॉजी का मिलाओगे, जो आपका 12 बायोलॉजी का सिलेबस है ना, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में देखो, आपका जो एग्जाम होता है, आपके एग्जाम में 70 नंबर के आपके पेपर आते हैं और 30 नंबर आपके स्कूल से जो आप प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जो आप फाइल बनाते हो ना, उससे आपको 30 नंबर मिलते हैं।
तो 70 नंबर में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन देने वाला कोई यूनिट है तो वो आपकी है सेकेंड यूनिट, और चैप्टर आपके यही तीनों चैप्टर हैं। यानी कि इस चैप्टर से आपके 18 मार्क्स है ना, 18 नंबर आपके पूछे जाते हैं। तो पूरे सिलेबस में बायो के सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो ये आपका सेकेंड यूनिट, यानी कि वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास वाला चैप्टर। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब आती है आपकी तीसरी यूनिट, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपका क्या आता है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, है ना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि तथा कार्यनीति और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इससे भी कितने आते हैं, 14 आते हैं। कितने आएंगे, 14। ठीक है, कितने, 14। तो ये पूरे आपके क्या है, सिलेबस है, जिससे कि आपको कितने कितने आपके नंबर आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको एक एक आपको टॉपिक बताऊंगी, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देनी है, किस पे ज्यादा नहीं ध्यान देनी। अगर जो टॉपिक मैं बताऊंगी अगर आप ईमानदारी से सीरियस होकर पढ़ लोगे, है ना, अब पेपर ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, फरवरी में आपको एग्जाम होगा और आपका क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, और एकदम लास्ट अगस्त में आप हो, है ना, लास्ट अगस्त के लास्ट वीक में आप चल रहे हो। तो अगस्त को भूल जाओ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, जनवरी, ये 5 मंथ आपके पास। अगर 5 मंथ में ये सारे टॉपिक आपने तैयार कर ली तो आप अच्छे खासे यानी कि बोर्ड में टॉप कर सकते हो, लेकिन आप ईमानदारी से करोगे तब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये भी चैप्टर जो है, ये आपकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट से भी आपके 14 नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका चैप्टर, देखो ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको इसमें रोग के बारे में पढ़ना है, कुछ और भी चीजें हैं, और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, यानी कि इस चैप्टर में आपको बहुत कम ही ध्यान देने होंगे। इसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट आती है। फोर्थ यूनिट में आपकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत व प्रक्रम तथा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ये चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर का, ये सेकेंड जो फोर्थ यूनिट है, इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पांचवी यूनिट आती है जिसमें जीव और समष्टियां हैं, पारितंत्र है, जैव विविधता एवं संरक्षण है और पर्यावरण के मुद्दे हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर आपके हैं, है ना, ये जो आपका चैप्टर है जिसमें कि आपका ये पर्यावरण के मुद्दे वाला जो चैप्टर है, किसी किसी में बोर्ड में कट गया है और किसी किसी में है। ठीक है, इसी तरह जो आपका एक है खाद्य उत्पादन और क्रांति वाला जो थर्ड यूनिट में ना, ये वाला जो चैप्टर है भी है, जो किसी किसी में बोर्ड में कटा है और किसी किसी में क्या है। तो जिसमें है वो पढ़ेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। ओके, उसके बाद तो ये भी चैप्टर जो है, इससे भी आपके 14 नंबर आते हैं, यानी कि जो आपका सेकेंड यूनिट है उससे 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपके पहली, तीसरी और जो पांचवी यूनिट है उससे 14, और जो आपकी चौथी यूनिट है उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो हो गई सिलेबस की बात, किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, अब हम एक एक चैप्टर के बारे में जानेंगे कि जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन है, तो उसमें से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके जो टॉपिक है वो ज्यादा से ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है, सेकेंड चैप्टर में कितने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जन्म वाला। ठीक है, जो किसी किसी में चैप्टर नंबर 2 है और किसी किसी में क्या है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कौन सा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक, ठीक है, लैंगिक जन्म। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर है। इस चैप्टर से देखो बेटा, जो आपकी सबसे अगर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आती है, आपको तैयार क्या करने हैं। सबसे पहले आप ये टॉपिक क्या पढ़ते हो, लघु बीजाणु जन्म। क्या पढ़ते हो, लघु बीजाणु जन्म। ठीक है, इस चैप्टर से आपके अगर ये टॉपिक आपके तैयार होती है तो इससे अगर आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएगा तो भी
लॉन्ग पूछे जाएगा तो भी और शॉर्ट पूछे जाएगा तो भी। लेकिन ये आपके 5 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछता है, लघु बीजाणु जनन के बारे में वर्णन कीजिए या लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। सेकेंड पॉइंट इस चैप्टर में आपकी क्या आती है, गुरु बीजाणु जनन। क्या आती है, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, कहीं कहीं आपको इस गुरु बीजाणु जनन का नाम क्या दिखता है, दीर्घ बीजाणु। ठीक है, क्या दिखता है, दीर्घ बीजाणु जनन। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिए जाते हैं, यानी कि 2 नंबर में, कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो अगर ये आपकी 2 टॉपिक तैयार होती है तो आपके बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट्स क्या आती है आपकी, बीजांड की संरचना, है ना, और इसी में क्या आएगा, परागण। ये परागण वाली जो टॉपिक है ना, परागण, तो परागण की जो परागण की पूरी टॉपिक आती है, जो पर परागण है ना, स्वपरागण, कौन कौन से युक्तियां होती हैं, इस टॉपिक को भी आपको अच्छे तरीके से क्या करने हैं, तैयार करने हैं। इसके बाद परागण के बाद आपका क्या आता है, बीजांड की संरचना। ठीक है, क्या आएगी, बीजांड की संरचना, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को, लगभग कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको स्ट्रक्चर जो ओविल है, ओविल का संरचना बनाने आपको नहीं आता होगा। ठीक, इसके बाद इसी में आपका आता है द्विनिषेचन। ठीक है, फिर एक टॉपिक आपकी क्या बचती है, द्विनिषेचन। क्या बची, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के बाद आपकी आती है बहुभूरता। ठीक है, ये जो बहुभूरता पे क्या होता है, आपसे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बहुभूरता, और बहुभूरता के साथ साथ अनिषेक फलन। क्या आता है, अनिषेक जनन। ठीक है, अनिषेक जनन। ठीक, तो ये आपके जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, अगर आप कितनी 1 2 3 4 5 6 7 इस पूरे चैप्टर के 7 अगर आप टॉपिक, ठीक है, 7 टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हो, ठीक है, क्या करोगे, अच्छी तरीके से याद कर लोगे, तो कहीं से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से कर लोगे। बाकी समय किसी पे देना ही नहीं है, सिर्फ ये पूछेगा तो ये नहीं, ये पूछेगा, मतलब कहीं ना कहीं से कोई भी टॉपिक से पूछेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मानव जनन। ठीक है, फिर आपका चैप्टर कौन सा आता है, मानव जनन। ठीक है, मानव जनन में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो अब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक को देखनी है। सबसे पहले इसमें आप पढ़ोगे युग्मक जनन को। क्या पढ़ोगे, युग्मक जनन की जो क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी, युग्मक जनन। ठीक है, तो देखो इसमें एक टॉपिक आपकी क्या आती है, युग्मक जनन। युग्मक जनन, तो देखो जो युग्मक जनन होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, है ना, ये होता है शुक्र जनन, और दूसरी टॉपिक क्या होती है, अंड जनन। ठीक, इसके बाद एक टॉपिक आपकी और है आर्तव चक्र। क्या है, आर्तव चक्र, यानी कि सिर्फ ये आपको थर्ड चैप्टर में आपको सिर्फ इस टॉपिक के, यानी कि शुक्र जनन, अंड जनन और आर्तव चक्र के ये तो 3 टॉपिक्स आप याद कर लेते हो, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, 3 टॉपिक अगर आप याद कर लेते हो तो इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, और ये जो दोनों आपके टॉपिक हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने, 5। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, जनन स्वास्थ्य। क्या आता है, जनन स्वास्थ्य।
ह्यूमन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य में सबसे पहले आपको एक छोटी सी डिफिनेशन क्या देखनी है, सबसे पहले आपको देखना है यौन संबंधी रोग, ठीक है। क्या देखना है, यौन संबंधी रोग। अब देखो यौन संबंधी रोग में आपको बहुत सारे रोग आते हैं, लेकिन आपको सारे रोग पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 3 ऐसे रोग हैं जिन पे टाइम देने की जरूरत है। सबसे पहला क्या है, एड्स है, गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। कौन कौन सा, ये 3 रोग को आपको पढ़ना है। एक पढ़ोगे पहला एड्स, है ना, दूसरा गोनोरिया और तीसरा सिफिलिस, इस यौन संचारित रोग में आपको इस 3 रोग के बारे में सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक आपकी क्या आती है, परिवार नियोजन की। क्या आती है, अगली टॉपिक्स आती है परिवार नियोजन। ये हर बार आपसे पूछे जाते हैं कि परिवार नियोजन क्या है, ठीक है, कि परिवार नियोजन की जो विधियां होती है वो क्या होती है, ये आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अब आपके शॉर्ट्स में क्या आते हैं, है ना, शॉर्ट में क्या आते हैं, नेक्स्ट आता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसमें आपको इस सहायक जनन प्रौद्योगिकी के जितने भी अंक होते हैं सारे के आपको फुल नेम याद करने हैं। क्या करने हैं, सारे के आपको क्या करने हैं, फुल नेम याद करने हैं। अब सहायक जनन प्रौद्योगिकी में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे एग्जांपल क्या आता है बेटा, आपका क्या आता है, ZIFT, है ना, सॉरी GIFT, ZIFT, बहुत सारे ऐसी जो आपकी क्या होती है, टॉपिक्स आती है, ठीक है, ओके। अब देखो, अब जो सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि सहायक जनन तकनीक वाले टॉपिक है बेटा, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। बस आपको क्या करना है कि GIFT, ZIFT, IVF, ठीक है, उसके बाद ICSI, ठीक है, AI, ठीक है, IAU, ये जितने भी आपके फुल फॉर्म होते हैं इन सारे के फुल फॉर्म आपको याद करने हैं। इसके साथ साथ एक एक लाइन को आपको 1 से 2 लाइन इसके बारे में पढ़ लेनी, क्योंकि ये आपके लॉन्ग में नहीं आते, सिर्फ आपके 1 नंबर 2 नंबर के शॉर्ट में ये क्वेश्चन आते हैं कि ZIFT का फुल फॉर्म क्या हो गया, या ZIFT में होता क्या है ना, या GIFT का फुल फॉर्म देखो, गिफ्ट जिफ्ट IVF, है ना, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि जिसको बोलते हो स्वपात्र निषेचन, जो शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन। तो आपको इस चैप्टर में बस यही करना है, ये आपको ज्यादा इस पे टाइम बर्बाद नहीं करनी है। इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स में आते हैं या बस आपके फुल फॉर्म पूछ देते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये दोनों आपके लॉन्ग में आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपने टाइम खर्च करने हैं, ओके। अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है, यानी कि ये आपके 4 चैप्टर खत्म, यानी कि ये जितनी भी टॉपिक आप पढ़ोगे, यानी कि 1 2 3 4, इसमें 3 टॉपिक इसमें हो गई, है ना, 2 टॉपिक्स इसमें 5 हो गई, ठीक है, और कुछ टॉपिक इसमें, और जो आपका जिसमें जीवों में जनन है उसमें कुछ टॉपिक्स आप जब अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको यहाँ से कितने नंबर मिलेंगे, 14 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तब, टाइम दोगे तब। अब अगर मान लो आपके पास 5 मंथ का टाइम है, 5 मंथ में अगर आप बायोलॉजी के एक टॉपिक को भी पढ़ोगे ना तो भी आपका बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा, लेकिन आप ये करोगे तब, नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा लगेगा, और करोगे तो बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेगा। आपका 5 मंथ के पहले से सारे टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप रूल बना के नियम से एक दिन में एक टॉपिक खत्म करोगे तब। अब ऐसा नहीं कि आज एक टॉपिक ले लिए तो कल उसी को फिर से वापस उठा लिए, ऐसा नहीं। अगर आज उसको ले रहे हो तो आज उसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि जब बस एग्जाम टाइम में बस उसको रिवीजन करने के लिए ही बचा रह जाए, बाकी उस पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक।
इसके बाद आपका कौन सी यूनिट स्टार्ट होती है? सेकेंड यूनिट, है ना, सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है। अब सेकेंड यूनिट में सबसे पहला वाला जो चैप्टर क्या है? वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। ठीक है, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, आपको ये देखना है। ये जो वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत है, सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है? एक संकर, ठीक है, एक संकर संकरण। ठीक है, सबसे पहले इसकी टॉपिक होगी क्या? एक संकर संकरण। ठीक है, इसके बाद सेकेंड आपकी टॉपिक्स कौन सी आती है? द्विसंकर, द्विसंकर संकरण। ठीक है, एक संकर संकरण यानी कि एक संकर संकरण में हम एक जीन की वंशागति देखते हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं प्रभाविता का नियम, है ना, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। ये द्विसंकर संकरण में जो हमारा क्या है? स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र अपविभन का जो नियम है, ये द्विसंकर क्रॉस यानी कि इसमें हमें दो जीन की वंशागति देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगली टॉपिक आपकी क्या आती है बेटा? अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, है ना, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। इसमें कभी कभी आपसे अंतर भी पूछे जाते हैं और कभी कभी आपको इसका डिटेल्स में भी पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार करना है कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता क्या होती है। ठीक है, अब अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता के साथ साथ आपको क्या देखना है? मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, किसमें? मनुष्य में या मानव में लिंग निर्धारण। ठीक, और मानव में लिंग निर्धारण के साथ साथ एक लास्ट टॉपिक आपकी क्या आती है? आनुवंशिक रोग। ठीक है, जितने भी आनुवंशिक रोग हैं, अगर इस चैप्टर से आप इतने टॉपिक तैयार कर लोगे तो इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। अब आपको यहाँ से बस यही टॉपिक, पूरे चैप्टर की वो टॉपिक दी जा रही है जिसमें पूरे चांस बनते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये भी आपका चैप्टर खत्म, यानी कि 5वां चैप्टर भी आपका खत्म। तो सिर्फ वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पे एक संकर संकरण देखेंगे, द्विसंकर संकरण, अपूर्ण प्रभाविता सप्रभाविता, मानव में लिंग निर्धारण और लास्ट क्या आता है आपका? आनुवंशिक रोग। ठीक, ये खत्म, चैप्टर खत्म। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर, वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक देखो, ये ध्यान देना कि जो आपकी सेकेंड यूनिट है सबसे ज्यादा नंबर देगा, यानी कि 18। हर से तो आपको 14 और 10 मिल रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा नंबर देने वाला कोई चैप्टर है तो वो आपका क्या है? सेकेंड यूनिट। अब ऐसा नहीं है कि आपका सेकेंड यूनिट से बहुत ज्यादा पूछेगा तो आप पूरे टाइम को सेकेंड यूनिट में ही लगा दो, ऐसा नहीं करना। हाँ, बस उस पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देने, क्योंकि नंबर भी आपको क्या कर रहा है यहाँ से कि ज्यादा दे रहा है। ठीक, अब इसमें आपको इस चैप्टर में सबसे पहले क्या याद करना है? आपको डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए और आरएनए में आपको अंतर याद करने हैं, वो भी कितने? 5। कितने? 5। डीएनए और आरएनए में आपको 5 अंतर याद रहने चाहिए। इसके बाद आनुवंशिक कूट, है ना, जो कोडान होता है, आनुवंशिक कूट, ये भी टॉपिक आपको क्या करनी है? तैयार करनी। आनुवंशिक कूट के बाद एक आपकी जो आती है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
जिसको बोलते हैं डीएनए अंगुली छापी ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी आपको, ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में आता है मानव जीनोम परियोजना। ठीक है, क्या आता है? मानव जीनोम परियोजना। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक, मानव जीनोम परियोजना क्या होती है, और इस चैप्टर के क्लास टॉपिक्स और होती है जो आपको थोड़ा सा जीन के बारे में देखना है ना। कभी कभी आपसे 1 नंबर में जीन की डिफिनेशन ही पूछ देता है, तो थोड़ा सा बस शॉर्ट में जीन को देखना है। ये चैप्टर खत्म। ये बस इस चैप्टर के यानी कि वंशागति का आणविक आधार में मेन इंपॉर्टेंट, आपको मेन किस पे ध्यान देना है? डीएनए और आरएनए में अंतर, आनुवंशिक कूट क्या होते हैं, इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम परियोजना, और छोटा से थोड़े से टाइम में आपको क्या देखना है? जीन के बारे में देखना है। ये देख लेंगे, आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा? ये भी खत्म। अब आपका आता है विकास वाला चैप्टर। ठीक है, कौन सा आता है? विकास। तो देखो, विकास जो ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसको टॉपिक भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, है ना। तो सबसे पहले इसमें ये क्या देखना है? जैव विकास। क्या देखना है? जैव विकास। देखो, इससे आपके थियरी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक, तो क्या देखना है आपको? जैव विकास एवं इसके प्रमाण। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जैव विकास क्या होते हैं एवं इसके प्रमाण क्या है। ठीक है, इसके बाद डार्विनवाद, लैमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा? डार्विनवाद। ठीक है, लैमार्कवाद। ठीक है, और क्या आता है आपका? उत्परिवर्तनवाद। ये टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, चैप्टर खत्म। यानी कि वंशागतीय विविधता का सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और ये विकास वाला, ये 3 चैप्टर जब आप पढ़ोगे अच्छे से, यानी कि इसमें की ये 4 टॉपिक्स है ना, और इसमें की ये कितनी, इसमें भी 5 टॉपिक्स, और इसमें की भी कितनी, 2 2 4 5। ठीक है, यानी कि इतने टॉपिक आप पढ़ लोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 18। मुझे मुश्किल से लगता है 15-16 टॉपिक होगी, यानी कि 15-16 दिन में आपके 18 नंबर तैयार। बताओ कितनी कम टाइम में और नंबर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक बार देना है, बार बार नहीं दोगे। एक बार अगर अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना, एक बार अगर अच्छा नंबर आ जाएगा तो आप भी शान से बोलोगे कि हाँ मेरा बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा नंबर आया था। आपके घर वाले भी शान से बोलेंगे, क्योंकि बार बार में तो बैठोगे नहीं, है ना, है कि नहीं। और हर जगह ये आपको हेल्प भी करेंगे। तो अगर आप 15 से 16 दिन देंगे तो 18 नंबर भी आपका तैयार। और ये ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज्यादा नंबर देने वाला यूनिट है। ठीक, अब इसके बाद आपकी स्टार्ट होती है कौन सी? थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट आपकी क्या है? मानव स्वास्थ्य। ठीक है, कौन सी यूनिट स्टार्ट होती है? यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड में देखो, सबसे पहला इसमें चैप्टर क्या आता है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या आता है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, क्या आएगा? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है। इसमें आपसे एक पूछता है प्रतिरक्षा। ठीक है, एक टॉपिक्स कौन सी आती है? प्रतिरक्षा, जो कि बार बार पूछी जाती है ना। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं, तो ये प्रतिरक्षा वाले टॉपिक। इसके बाद एक आता है बेटा इंटरफेरेंस, इंटरफेरॉन। ये भी आपसे बार बार शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं। इसके बाद डेंगू, मलेरिया, कैंसर और एड्स, ये 4 रोग को आपको बहुत अच्छे से देखना है। कौन कौन सा? डेंगू, मलेरिया, ठीक है, एड्स और कैंसर। ये 3 रोग, यानी कि
इसकी विशेषता, रोगवाहक, इसके निदान, बस इन चीजों को आपको इसमें देखना है। तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग में आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और एक टॉपिक आपकी क्या आती है, वैक्सीन की। कौन सी, वैक्सीन की। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो ये भी आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म। यानी कि सिर्फ मानव एवं स्वस्थ रोग में प्रतिरक्षा को देखना है, इंटरफेरॉन देखना है, डेंगू, मलेरिया, एड्स और कैंसर, और एक छोटी सी टॉपिक है वैक्सीन। इस पे ज्यादा टाइम मत करना, शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो एक छोटी सी टॉपिक क्या देखनी है आपको, वैक्सीन के बारे में देखनी है बस। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका खत्म। इसके बाद अगला चैप्टर आता है, वो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखो जो खाद्य क्रांति है ना, जो इसके बाद वाला चैप्टर है वो क्या हो जा है आपका, बहुत सारे बोर्ड में कट गया, बहुत सारे बोर्ड में है। अब आपका आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्या आएगा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब देखो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में सबसे पहले क्या करना है आपको, वहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव। एक टॉपिक्स क्या आती है आपकी, वहित मल के। ठीक है, किसके, वहित मल के उपचार में। ठीक है, वहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव। ठीक है, क्या हो जाएगा, वहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव वाली ये टॉपिक आपको क्या करने हैं, अच्छे से देखने हैं। इसके बाद आपकी जो टॉपिक्स आती है वो क्या आती है, जैव उर्वरक। ठीक है, कौन सी, जैव उर्वरक। बस ये आपने देख लिया, चैप्टर आपके क्या हो जाएगा खत्म। तो अगर मान लो ये तो किसी किसी बोर्ड में ये वाला जो आपका चैप्टर वो कट गया है ना, जो खाद्य क्रांति है वो वाला जो चैप्टर कट गया है, तो अगर आप ये दो चैप्टर स्टार्ट कर लेते हो तो आपको 14 नंबर। और ये चैप्टर आप बाद में भी रख सकते हो बेटा। क्यों रख सकते हो, क्योंकि पहले जो थोड़ा सा टफ है उसको देख लेंगे, थोड़ा सा जो यूजी उसको हम बाद में देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है और इसके टॉपिक भी हमें बहुत कम ही पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर भी इजी है और जो इसकी टॉपिक भी है वो भी हमें क्या करनी है, कम पढ़नी है। तो हम इसको बात के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद थोड़ा सा घरेलू उपयोग के सूक्ष्म जीव, जो घरेलू उपयोग के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन पे भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ये भी आपकी यूनिट खत्म। अब आपकी यूनिट आती है बेटा कौन सी यूनिट, है ना, कौन सी आती है, यूनिट 4। अब यूनिट 4 से आपके कितने नंबर है, 10 मार्क्स, है ना। यूनिट 4 से आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देने, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उठा सकते हो। तो अगर सबसे पहले आप क्या करो कि जो आपका जनरल वाले यूनिट है ना, उसके बाद आपके जो सेकेंड यूनिट है और उसके बाद आपकी थर्ड भी बाद में, थर्ड और फोर्थ बाद में भी देख सकते हो। लेकिन पहले आप दो क्या कर दो, क्योंकि दो थोड़ी सी टफ भी है और सेकेंड यूनिट टफ है, थोड़ी सी बोरिंग चैप्टर है और इससे नंबर भी आपके क्या है ज्यादा। ठीक, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर क्या है, यूनिट 4 से दो चैप्टर आते हैं। पहला आपका क्या आता है, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या आता है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करनी, क्योंकि बहुत देखो एक तो टॉपिक भी छोटी है और टॉपिक छोटी के साथ साथ आपके नंबर भी कम है, तो आप इसको भी बात के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग में देखो उसमें आपके क्या आते हैं, सबसे पहले आनुवंशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको क्या आता है, जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग है वो, इसके बाद डीएनए का पुनर्संयोजन। ठीक है, किसका पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन, ये पुनर्संयोजन किसका होता है, डीएनए का। ठीक है, किसका, डीएनए का जो क्या होगा पुनर्संयोजन, ये टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। इसके साथ साथ एक आता है आपका प्लाज्मिड। ठीक है, क्या आएगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ठीक, ये टॉपिक खत्म। तो ये चैप्टर भी क्या होगी खत्म। सिर्फ दो टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत आपको तैयार करने हैं। अब इसके बाद आपका आता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उपयोग। ठीक है, ये तो इसका क्या जा रहा है, अनुप्रयोग। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, उपयोग। तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपकी बीटी फसलें, ठीक है, क्या आती है,
बीटी फसलें। कौन सी फसलें? बीटी फसलें तैयार करनी है। बीटी फसलें के बाद आपको करना है आपको ट्रांसजीनिक जीव। कौन सी जीव? ट्रांसजीनिक ट्रांसजेनिक जीव को देखना है बस। इसके बाद इस चैप्टर में भी आपको कुछ भी नहीं देखना है। ये 4 से 5 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, और छोटा सा आपका क्या आता है? इंसुलिन। ठीक है, ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। बस ये खत्म, चैप्टर खत्म। यानी कि छोटा सा चैप्टर, टॉपिक भी छोटी सी है, और ये छोटे से कम टाइम में छोटे से चैप्टर में आपको 10 नंबर दिलाएगा। तो ये आप इसको बात के लिए रख सकते हो। ठीक, अब आपकी यूनिट कौन से आती है? लास्ट यूनिट, यानी कि जो 5 यूनिट। ठीक है, कौन से आती है? यूनिट 5। ठीक है, अब इसमें आपका ये चैप्टर आता है जीव एवं समष्टियां। कौन सा आता है? जीव और समष्टियां। जीव और समष्टियां। देखो, इस चैप्टर से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसके पूछने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इनसे कम क्वेश्चन में, ठीक है, कम टाइम में और शॉर्ट नोट्स में पूछने के लिए आते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन 5 लाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, जो आपके कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ना लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो इनसे शॉर्ट नोट्स पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब इसमें देखो एक क्या होता है? सहोपकारिता। एक टॉपिक आपकी क्या है? सहोपकारिता। ठीक है, ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। सहोपकारिता के साथ साथ एक टॉपिक और आपकी है परभक्षी, है ना? परभक्षी, ये टॉपिक्स। परभक्षी के बाद आपका होता है स्पर्धा, है ना? क्या है? स्पर्धा। कि स्पर्धा क्या होती है? स्पर्धा के बाद परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? यानी कि यहाँ पे 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद सहभोजिता। क्या होगा? सहभोजिता। और सहभोजिता के बाद अनुकूलन। ये इसमें चांसेस हो सकते हैं, कभी लॉन्ग भी पूछा जाता है, कभी शॉर्ट भी पूछा जाता है, तो इनसे चांस हो सकते हैं। अनुकूलन के बारे में लॉन्ग या शॉर्ट पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो सहोपकारिता, परभक्षी, स्पर्धा, परजीवी और सहभोजिता है, ये सिर्फ आपके से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग आती ही नहीं है। अब लास्ट एक आपका चैप्टर क्या बचता है? पारितंत्र। ठीक है, क्या बचता है? पारितंत्र। पारितंत्र, और इसका क्या पूछता है? संरचना। ठीक है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम क्या होते हैं, तो इनसे भी बहुत ज्यादा चांस नहीं होते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा? उत्पादक, ठीक, उत्पादक, अगला अपघटक, ठीक, और अपघटक के बाद उपभोक्ता। ये 3 टॉपिक ये भी शॉर्ट नोट्स में आते हैं, सिर्फ 2 से 3 नंबर में। ये भी चैप्टर आपका खत्म। अब आपका एक लास्ट जो चैप्टर बचता है, देखो पर्यावरण के जो मुद्दे वाला चैप्टर है वो किसी किसी बोर्ड में है और किसी किसी बोर्ड में क्या है? कट चुका है। अब लास्ट आपका क्या आता है? जैव विविधता एवं संरक्षण। क्या आता है? जैव विविधता, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर बचता है। अब जैव विविधता एवं संरक्षण में क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा जैव विविधता। ठीक है, कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? जैव विविधता जिसको आप कहते हो बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद हार्ट स्पॉट, है ना? हार्ट स्पॉट, इस पे भी आपसे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। इसके बाद छोटा सा, ठीक है, छोटा सा में आपका क्या आता है? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। और लास्ट में कभी कभी जैव विविधता का संरक्षण पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? जैव विविधता का। ठीक है,
अब रेड डाटा बुक और एक लास्ट टॉपिक आपकी क्या आती है, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, क्या आएगा, जैव विविधता का जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, ये टॉपिक यानी कि देखो आपका जो लास्ट यूनिट यानी 5 यूनिट है, जिसमें पर्यावरण के मुद्दे वाला जो चैप्टर है, किसी किसी बोर्ड में कट गया है, किसी किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये भी, इससे भी आपके 14 मार्क्स आते हैं। अगर आप पूरे चैप्टर के जितने भी आपके चैप्टर है ना, 16 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर किसी किसी बोर्ड में कटा है और किसी किसी बोर्ड में नहीं कटा है। ठीक, अब मान लो अगर किसी भी चैप्टर में अगर 6 भी टॉपिक्स होती है, मान लो 70-80 है ना, 70-80 या 100 ही मान लो, अगर आपके पास 100 टॉपिक्स है, अगर 100 टॉपिक्स और 100 दिन में भी पढ़ोगे, यानी 3 मंथ में भी आप पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हो, उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हो, लेकिन करोगे तब। अब ये जो टॉपिक्स है, चाहे पारितंत्र का संरचना और स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बाद आपका जीव और समष्टियां, इसके बाद इधर आपका आ जाता है जैव प्रौद्योगिकी उपयोग अनुप्रयोग, दोनों जो चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसके बाद विकास, वंशागति का आणविक आधार, वंशागतिता विविधता का सिद्धांत, ठीक है, यो जिसमें जनन स्वास्थ्य, मानव जनन और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और एक जो आपका चैप्टर क्या है, जीवों में जनन। बस इतनी सारे टॉपिक तैयार कर लो, आप अच्छे से अच्छे नंबर, देखो फर्स्ट तो आ ही सकते हो, कम पढ़ोगे तो भी पास हो सकते हो, लेकिन अगर अच्छा नंबर पाना है तो इन सारे टॉपिक को एकदम इजी, बहुत अच्छे तरीके से एक एक दिन एक टॉपिक रखो। अब ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी पढ़ो तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ो ही ना, हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपका बायो हो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है, सभी के अगर एक एक टॉपिक आप एक दिन में पढ़ोगे तो हर एक चैप्टर का बिल्कुल बराबर तरीके से आपका सिलेबस भी खत्म होगा और आपका तैयार भी होगा। ठीक है, तो कौन कौन करेगा ये, आज से ठान लो कि आज से हमें ये करना ही करना है। ठीक है, तो जो कौन कौन करेगा और कौन कौन नहीं करेगा ये बिल्कुल जरूर से बताना। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।